जॉर्ज पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आप इसको देख लीजिए, ये सीरियस मैटर। एक आदमी अगर बाज़ाब्ता तौर गवर्नमेंट ऑर्डर कंप्लाई कर रहा है, रॉयल्टी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको डिमांड कर गवर्नमेंट क्यों आए? उन्होंने सवाल पूछा था, मैंने वो जवाब दिया एज ए माइनिंग इंचार्ज मिनिस्टर। रही बात कि इनका जहां तक ताल्लुक जो ये इशू रेज कर रहे हैं, ये मुझे नाम दे दें, हम एग्जामिन करा लेंगे, एज ए गवर्नमेंट एग्जामिन कर लेंगे, देखें क्या है, नाम दे दें मुझे। इसने सीरियल नंबर भी बताया, आप दे दीजिए ना, मैंने कहा ना, दे दीजिए। 5458 सर ये जो 128 जो रॉयल्टी दे रहे हैं, इसका मतलब है 71 ऐसे ब्रिकलिनर जो रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, 71 में से किसी एक को आज तक क्यों नहीं हटाया गया? जो नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे हैं, वो उनको ये जो ब्रिकलिनर है 10 साल से चल रहे हैं, इनको किसने आज तक अलाउ किया? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी तब तक? स्पीकर साहब, मैं फैक्ट्री माइनिंग जो है मैं उनको यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ कि वो इसकी इंक्वायरी करके वो हमें रिपोर्ट इस हाउस में दे देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद आपको बता इसी सेशन के दौरान, इसी सेशन के। अच्छा राजू जसवंतिया जी, सर AQ नंबर 322। हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, अब हो गया ना, वो क्वेश्चन पास हो गया, वो पास हो गया बस। किसके बारे में? के नाम ऊपर थे कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में जो फ्लड्स आए उसके बारे में नहीं। अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब, आप के जवाब। अच्छा तशरीफ, हाँ जी। AQ नंबर 322। हाँ जी। Honorable Speaker sir, AQ number 322. No funds till date have been released by the Government of India for flood restoration works during the current financial year 2025-26. Further, an amount of rupees 289.39 crore was released during the current financial year 2025-26 under the State Disaster Response Fund. The district-wide distribution of funds under SDR is provided at Annexure A. Besides an amount of rupees 100 crore, rupees 5 crore for each district has been released under the UT COPEX budget 2025-26 of DMF RR under the activity flood and for comprehensive flood management of River Salem, phase second part A amounting to rupees 6,041.25 lakh. The details of the said fund is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under SAXI scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for J&K. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. Point of information. Government is stating no because 200. Sir, this is point of information. No, sir, this is point of information. Either government states laws that or either democratic or the board of laws. Because first they stated that they no fund has been issued by the government of India. 212 crore have already been issued under the STR. Secondly, in this year only, they have issued 1,000 crores of cases. ऑनरेबल स्पीकर साहब, मंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा है नो फंड्स हैव बीन रिलीज। माय सीनियर कोलीग एंड माय फ्रेंड इज राइट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसे पहले रिलीज किए थे जब अमित शाह जी आए 212 को। सो द फैक्ट मस्ट बी राइट।
पहली बात तो ये। और जनाब दूसरे इस जवाब में एक इन्होंने बाइफिकेशन दी है कि 289 करोड़ वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ये किसने दिया? ये क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही है या एक तरफ आप कहते हो दिया ही कुछ नहीं है? सिटी डिजास्टर फंड, उस सिटी डिजास्टर फंड में से पैसा रिलीज हुआ। तो उसको सिटी का मान लीजिए जनाब आप एक मिनट, आपने 100 करोड़ रुपया दिया टू ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट को आपने 5-5 करोड़ रुपया दिए, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 100 करोड़ रुपया हो गया। फ्लड तो आए जम्मू में, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दी, दो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी, मगर जहां फ्लड आए जो विक्टिमाइज थे लोग, उनको उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। मगर एक बात बड़ी हैरानी वाली है, एक आपने जवाब में कहा फर्दर मोर जल शक्ति डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड फंड्स फॉर ऑनगोइंग फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर प्रोग्राम के अंडर आपने 62 करोड़ रुपया कश्मीर डिवीजन को दिया है, नथिंग इज बीइंग गिवन टू द प्लेस जम्मू डिवीजन को, जिस डिवीजन में फ्लड है। आपने नालों की बात किया है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट ऑफ रिवर झेलम एंड ट्रिब्यूटरीज इन फेज 2, हमारे लखनपुर से शुरू हो जाए जम्मू तक और जम्मू से शुरू हो जाए उधमपुर तक, नाले ही नाले हैं। आपने इन सारे 10 डिस्ट्रिक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली किया और 60 करोड़ रुपया रिलीज किया और 62 करोड़ रुपया आपने पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन को दिया। फिर इसमें लेते हैं, जवाब में लेते हैं मदर सैंक्शन। मदर सैंक्शन आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मदर सैंक्शन क्या हो? मदर सैंक्शन स्टैंड रिलीज्ड टू द ट्यून ऑफ 60,000। मेरा पहला सप्लीमेंट्री याद पे ये मदर सैंक्शन क्या है? ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने काफी सारे इश्यूज रेज किए हैं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसके लिए जम्मू कश्मीर एज ए पूरी यूटी एक है, हम कभी भी इसको अलग नहीं पवन जी आराम से मीटिंग में आई हो जाए कहीं ऐसा बड़ा हो जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी इनको प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है, लेकिन ये कोई बात सुन के राजी आप इनका मकसद है कि मीडिया के पीछे इससे हमें खबर बनानी है कि जम्मू मकसद कश्मीर करना है, तो उनको मैं यहाँ खुश नहीं कर सकता। अगर आप इस क्वेश्चन का ये आपकी बात करते, लेकिन हम कहते हैं फ्लड चाहे कश्मीर में आए चाहे जम्मू आए, अगर नुकसान चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर है, हमारे लिए बराबर है, लेकिन इनके लिए अलग अलग है। जम्मू को अलग से मुसीबत कर देखते हैं, जब कश्मीर में कोई कहते नहीं वहां कुछ नहीं, तो हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमारा एक ही नजरिया है होगा तभी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को डर होगा तभी सरकार को तकलीफ होगी। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई अगर हमारा कोई उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है कि हमने बैलेंस किया है, तो जो दरबार मुंह उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया दुख और तकलीफ थी उसको नहीं करते हुए, यहाँ जो आपकी खलत रोटी का बगाया की दुकानें बंद हो गई थी, बंद हो गई थी, आपका बंद हो गया था, आपका अक्षर मार्केट बंद हो गई थी, वो जब सारे लोग ऑनरेबल सीएम साहब ये बड़ा दिन है, इतना बड़ा
इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए। ये जम्मू कश्मीर को दो ये जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का मुकट है और इस मुकट का आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। स्पीकर साहब, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आई एम राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। दिस इज नॉट आंसर टू माय क्वेश्चन। मैंने इनको पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब आया सर जम्मू एंड कश्मीर इज वन एंटिटी। हमने कब मना किया वन एंटिटी नहीं है? आप ये फ्लड का सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं यू आर एक्सप्लेनिंग इट इज वन एंटिटी। हमने एंड भी काट दिया जम्मू कश्मीर। आप तशरीफ रखे ना, सुने मेरी बात। आप मेरी बात भी सुनो ना। मैंने सुनी आपकी बात। आपका जो मेन आप सुनते नहीं ना, आप उधर से बोलते रहते हो, फायदा क्या है? तशरीफ रखो, आप तशरीफ रखो ना। सुनो, सुनी बात आपकी। हम बहरे थोड़े थे। आप आपके सवाल में जो मेन बात थी, मेन पहली थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा आया उसका आपने क्या इस्तेमाल किया। ये कहते आया ही नहीं, ये कहते जो पैसा हमने, सुनो ना मेरी बात, गवर्नमेंट तो कैटेगोरिकली कह रही है नहीं आया पैसा, तो आप इंसिस्ट कर रहे हैं आया है। अब हमें इनकी बात पर भरोसा करना है आपकी बात पर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि कुछ नहीं आया। अब जो इन्होंने कुछ पैसा दिया है, जो नॉर्मल बजट है स्टेट का, स्टेट बजट में से जो पैसा मिलते उसके जो गाइडलाइंस हैं उस पर उन्होंने काम किया, गाइडेंस के मुताबिक वो पैसा दिया गया। तो लिहाजा जो आपका मेन था प्लान आया नहीं। 211 करोड़ रुपया तो आया, 12 करोड़ रुपया वो तो आया। इस फ्लड के हवाले से ये कहते हैं इस साल के फ्लड के हवाले से कोई पैसा नहीं आया। दूसरी बात, आपने इधर मेंशन किया है ऑनरेबल मंत्री साहब ने कि 1431 करोड़ रुपए आया अंडर सास की। मेरे बात सुन रहे यार। If my question was pertaining to flood, why did you mention this 1413 crore under Saski here? That means you yourself is not clear. और दूसरा, नहीं मेरा सवाल है ना, एक मैंने पूछा है कि वो मदर क्या है ना, वो समझ नहीं आया मेरे को। मदर सैंक्शन क्या है? अच्छा, दूसरा सर, माय सेकंड सप्लीमेंट्री सर, ठीक है। माय ऑनरेबल मेंबर इज राइट। मैंने पूछा था डिस्ट्रिक्ट वाइज, कंपोनेंट वाइज। ही इज गिवन डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल, कंपोनेंट वाइज नहीं दी गई। दैट मींस माय क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड। When it is not given component wise, it's not answered. और दूसरा सर, मैं आप मंत्री साहब जवाब दें सर, मैं आई टेक मैं सर मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। अगर सरकार का कोई प्रोविजन है, अगर एक 1431 करोड़ का प्रोविजन है, मैं अपनी बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक, मेरे सर इस फ्लड में मेरे अर्बन हाउसिंग 280 डैमेज हुए, अदर बिलोंगिंग्स 14 हुए, एग्रीकल्चर में मेरी 19 पंचायतें 242 हेक्टर लैंड इरोड हो गया, मेरी पीडब्ल्यूडी की सर मैं दिस इज माय क्वेश्चन, लेट मी क्वेश्चन ये आप स्पीच कर रहे हैं, एबी का स्पीच कीजिए, लेकिन गवर्नर स्पीकर साहब ये सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं सर, भाषण दे रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं। हमने तो साक्षी की जो हमारे जो उन्होंने वहां से हमने यहाँ साफ लिखा है, डिसाइड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम GIO अंडर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर सेटलमेंट हैज एलोकेटेड। पैसा कहाँ है सर? अच्छा पैसा कहाँ? हम जो अब ये बार बार कह रहे हैं कि पता नहीं इनके पास कोई अलग से वहां से बजट का रिलीज हो रहा है, इनको काफी अलग से आती है, पता नहीं तो उसको ये कहाँ जिक्र कर रहे हैं। हम कौन सी यहाँ कहाँ गलत लिखा है? कुछ भी गलत, जो हमने इन्फॉर्मेशन इनको एनेक्शंस में दिए हैं बिल्कुल साफ है, क्लियर है सर।
अब अगर इनको कोई ज्यादा एक मिनट मनोरिया था अगर इनको इंफॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन स्पीकर का अगर इनको कोई अगर जसोदिया साहब को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या आ गए मेरे पास हम इनको इंफॉर्मेशन दे देंगे इसको कहने देना ये आपका ही सवाल क्या करते हैं सर इसमें स्पीकर सर इनके सवाल में यहाँ सरकार की तरफ से आया कि कोई पैसा नहीं आया, ये चर्चा हो रही है। सप्लीमेंट्री में सुनिए सप्लीमेंट्री में आप लिखते हैं कि 289 करोड़ जो आया इसमें 10% हमारे स्टेट में दिए है और 90% हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमें सर प्लीज देखिए आपका जवाब है सर, एक तरफ आप कहते हैं कोई पैसा नहीं, एक दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री में आप कहते हैं कि 289 करोड़ में से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% स्टेट का है। तो ये आपका सवाल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, सवाल को दुरुस्त करिए ना, आपका सवाल पढ़िए उसको ध्यान से। और ये सवाल इस सवाल को फिलहाल इसको जब्त किया जाए, इसमें डेफर किया जाए सर इसको डेफर किया जाए। ये जवाब बिल्कुल सरकार का जो है डबल जवाब है, एक तरफ यस है और एक तरफ नो है। यस में कहते हैं कि 90% सरकार ने दिया और नो में कहते हैं कोई पैसा नहीं दिया। एक नंबर 305 मिनिस्टर साहब बोलिए। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं तो कोई पैसा नहीं आया, दूसरी तरफ कहते हैं 90% सेंटर ने दिया और 10% आप दे रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को मिसलीड कैसे कर सकते हैं? कोई पैसा नहीं आया, फिर अपने जवाब में कहते हैं कि 90% सेंटर ने दिया। ये एक सवाल है, आप कंट्रोलिंग करते हैं। Honorable Speaker, sir, as per the operational guidelines of Ministry of Housing and Urban Affairs, e-bus services is being operated within the Srinagar Metropolitan Region Trial Constituency falls out of SMR limits. B. No proposal under consideration. C. Nil. सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है। ये कहते हैं कि जिन्होंने सर इन्होंने जो गाइडलाइन बताई है उसमें सिर्फ ये बात करनी चाहिए श्रीनगर सिटी में, लेकिन जो इन्होंने फिर एक बड़ा लिस्ट दिया कहाँ कहाँ चल रही है, ऑपरेशनल है ई बस सर्विस। इसमें मैं हैरान मैं किसी इलाके के खिलाफ नहीं हूँ कि बात यहाँ जाती है, हमारे क्यों नहीं। एक बड़ा सा लिस्ट उन्होंने सीनियर 17 तक आपके पास भी लिस्ट है, यहाँ क्यू भी जाती है। ट्राल सबसे बड़ा टाउन है, अवंतीपुरा कदीम टाउन है, ट्राल नहीं जाता, अवंतीपुर नहीं, पिंगलन जाती है बस। मैं पिंगलन के खिलाफ नहीं, भीड़ के खिलाफ, पापुर के खिलाफ नहीं, लेकिन ट्राल के इनके स्टैंडर्ड जो इन्होंने बताए गाइडलाइंस, ट्राल भी इसमें फाल नहीं होता। ये मेरा कहना है। सर अभी जितनी बसेस चली हैं, अब हमारी नई बसेस आ रही हैं, अगर इतने प्यार से हमसे मांगेंगे हम एक दो नई बस इनको थोड़े दिनों में देने जा रहे हैं, जो फ्लीट ऑफ बसेस अराइव कर रही है, हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं। कोई बात आपको मिल रही है शेख ऐसा नाम है नहीं, इस पर कोई शक नहीं। ये किसका किसके बारे में बस तो ट्राल का सवाल, ये ट्राल के बारे में पूछ रहे हैं। ये पूरा जनरल डिस्कशन, ये जनरल डिस्कशन नहीं है। इसमें मैंने आप अपनी बात बताइए। इस वक्त उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इसके पास पुलिस की इंफॉर्मेशन नहीं है।
Sir, AQ number 120. Sir, AQ number 120. In charge in medical education, health and medical education. Sir, AQ number 120. It is a fact that district Srinagar, having a population of over 15 lakh, is presently having one medical block and 4 medical zones. The 4 medical zones are functioning directly under the administrative control of the Chief Medical Officer Srinagar. Administrative, supervisory and field level implementation of health programs in district Srinagar is being carried out smoothly and satisfactorily with the existing manpower and infrastructure available at the district level. There have been no major impediments reported in the delivery of healthcare services under the present administrative setup. At present, district Srinagar is administratively covered by 4 zonal medical zones and 1 medical block, collectively catering to the 8 assembly constituencies of the district. The constituencies wise details are as under. Serial number 1, name of medical zone block, zonal medical officer, Batmalu, Chanpora, Lalchok, Central Shalton. Number 2, zonal medical officer, Asarganj, Khanyar, Edgah, Habakadal. Zone medical officer, Khanyar, Habakadal. Zone medical officer, Zadibal. Block medical officer, Hazratbal. At present, there is no proposal under consideration for the creation of constituency-wise medical blocks or for increasing the number of medical blocks to 8 corresponding to the 8 assembly constituencies of the district Srinagar. This is because the existing healthcare delivery mechanism in the district is being adequately supported by the presence of premier, tertiary and secondary healthcare institutions including Government Medical College Srinagar, Gausia Hospital, Sikkimus Sora, SMHS Hospital, JLNM Hospital, Sikkimus Bimna, which significantly enhance patient care services and helps in managing the patient service load across the district. Any further decision regarding the creation of additional medical blocks shall be considered subject to assessment of requirement, feasibility, availability of manpower and infrastructure. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने सवाल पूछा था कि श्रीनगर में 15 लाख की पॉपुलेशन है। 15 लाख पॉपुलेशन को सर मेडिकल हेल्थ केयर से कंडक्ट करके सर 4 मेडिकल जोन्स में और 1 मेडिकल ब्लॉक से सर 4 मेडिकल जोन मैं नहीं समझता हूँ कि इंसाफ कर सकती है जो 13 लाख लोग जो हैं सर इन 4 जोनों में से 3 जोन ऐसे हैं जो कैटर करते हैं सर सिर्फ 2.5 लाख लोग। एक मेडिकल जोन बटमालू जिसमें मेरी लाजो कॉन्फ्रेंस भी आती है सर, एक पर्टिकुलर मेडिकल जोन जो है सर ये कैटर करता है 5.5 लाख लोगों को और फैसिलिटीज और स्टाफ जो है वो उतना ही है जितना बाकी जोन में है। तो जो एक जोन जहाँ पे 2.5 लाख लोगों को कैटर करता है उसमें भी दिक्कतें आ रही है। एक पर्टिकुलर बटमालू जोन 5.5 लाख लोगों को कैटर करता है, नाइंसाफी है। तो मेरी हुकूमत से ये दरखास्त होगी कि अगर वो एक जोन नहीं बना सकते ठीक है, लेकिन कम से कम इस बटमालू जोन को 2 हिस्सों में तब्दील करके इसको डिवाइड करके ताकि मेडिकल हेल्थ की डिलीवरी जो है वो ठीक हो, बेहतर हो। तो ये लाख कॉन्स्टिट्यूंसी में से इसी का नतीजा है कि आए दिन खनू और जनरल यूपीएससी में से स्टाफ नहीं होता है। आपका सजेशन आ गया। जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर का जो सवाल था उसका जवाब हमने दे दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इनका कंसर्न जो है वो सही है, क्योंकि अभी जहाँ मैंने जिक्र किया है जैसे इन्होंने भी कहा है 5.5 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है उसको 4 जोन जो है वो ऑलरेडी उन एरियाज को कवर करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास हॉस्पिटल्स है, चाहे वो सिक्किम्स हॉस्पिटल हो, JLNM हॉस्पिटल हो या बाकी जो भी हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है जहाँ खुदा न खास्ता पेशेंटों को इलाज नहीं मिल रहा है। तो यही हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि इलाज में अगर कहीं दिक्कत आए वो दिक्कत ना आ सके। लेकिन जहाँ तक
अपग्रेडेशन या बढ़ाने की बात इन्होंने ऑनरेबल मेंबर ने की है, वो अभी पॉसिबल नहीं है जब तक हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है उसको फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन न कर सके, तब तक हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने 2 जोन्स की बात की है वो भी इमीडिएटली फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी सरकार इस चीज़ को कंसिडर करेगी, चाहे वो एक्सटेंशन की बात हो, चाहे वो जोन्स को, मेडिकल जोन्स को बढ़ाने की बात हो, तब मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उस वक्त हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, क्योंकि श्रीनगर सिटी जो है वो बहुत अहम है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है और दूर दराज इलाकों से भी वहाँ पे रेफरल आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए ये सरकार के ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तवज्जो दे सके ताकि पेशेंट केयर जो है वो बेहतर से बेहतर मिल सके। Now papers to be laid on the table. Janabi Omar Uddara Sahab, Honorable Chief Minister. Chief Minister Sahab. Chief Minister Sahab. आप इनको डिजी मत रखिए, इनका डिजीज। Sir, I rise to lay on the table of the House a copy of the Jammu and Kashmir Jan Viswas Amendment to Provisions Ordinance 2025, Ordinance number 1 of 2025. Ordinance पेश किया गया। Now discussion and motion of thanks on Honorable Lieutenant Governor's address. Janab Shaukat Ahmed Ganai Sahab. Sir, I rise to move the motion that an address be presented to the Honorable Lieutenant Governor in the following terms. That the members of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly assembled in the session are deeply grateful to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir for the address which he has been pleased to deliver on February 2nd, 2026 in Legislative Assembly at Jammu. Dr. Rameshwar Singh. Sir, I second the motion. तहरीक की गई है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उनके खुतबे के लिए शुक्रिया हस्ब ज़ैल अल्फाज में पेश किया जाए कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के नंबरान जो इस इजलास में इकट्ठे हुए हैं, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस खुतबे के लिए जो उन्होंने सोमवार 2 फरवरी 2036 को सुबह 10 बजे कानून साज असम्बली में दिया, उनके नहायत शुक्रगुजार हैं। तहरीक ऐवान के सामने इस सिलसिले में जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिगानी, जनाब मोहम्मद सिंह मनकोटिया और जनाब सजाद गजी लोन की तरफ से तरामी मौसूल हुई है। ऐवान का वक्त बचाने के लिए मैं इनको मूड तस्वुर करता हूँ। अब जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के लिए शुक्रिया की तहरीक और तरामीम पर बैक पट बहस होगी। इससे पहले कि ऐवान शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू करे, मैं ऑनरेबल मेंबरान की तवज्जो वक्त की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि 3 दिनों में शुक्रिया की तहरीक पर जितना वक्त हमारे पास मैसर है, उस हिसाब से हर एक मेंबर के पास बोलने के लिए तकरीबन 8 मिनट हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 5 फरवरी को बहस का जवाब 3 बजे दे देंगे। इस हिसाब से मैंने मुख्तलिफ पार्टियों के लिए वक्त की अलाटमेंट यूँ की। NC 341 मिनट, BJP 241 मिनट, कांग्रेस 50 मिनट, PDP 33 मिनट, CPIM 8 मिनट, अदर्स में ये जो इंडिपेंडेंट्स वगैरह आते हैं 67 मिनट। मैं तमाम पार्टीज के चीफ से गुजारिश करूंगा और लीडर से गुजारिश करूंगा पर्टिकुलरली कि बहस शुरू हर दिन जब बहस शुरू होगी उससे पहले अपने बोलने वालों की लिस्ट मुझ तक पहुंचाए, मगर टाइम का तकसीम आपको खुद करना है। जो मैंने टाइम बताया इतना टाइम है, उस हिसाब से आप खुद तकसीम करें। ये नहीं कि कोई 30 मिनट बोलेगा, आपने दूसरी के लिए 2 मिनट भी नहीं रहेंगे, बाकी बात वो आपको ये फैसला करना, मुझे नहीं। अगर किसी को ज्यादा टाइम देना चाहते दीजिए, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं उसमें। एक तो वो दीजिए और वेल कंसिडर्ड लिस्ट, ये नहीं कि लिस्ट देते हैं उसके बाद फिर सिलेबस आते हैं, आप उसको भी अकोमोडेट करो।
प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए लिस्ट दी थी सुबह, बस उसको फाइनलाइज किया आपने। दूसरे दिन बात किया, दूसरे दिन के हमने आप 2 दिन सर्टिफिकेट किए, आपको भरपूर टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम लिस्ट दे दी, वही फाइनल मैं करूंगा। उसके बाद बीच में शिल्प आते हैं, मैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगा। आप जनाबी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। वो मैं बताऊंगा, वो मैं मेरे दरमियान है ना, आप मेरे पास आई, मैं बताऊंगा। मैंने एडमिट नहीं किया। सर पब्लिक मैटर है सर, यहाँ बोलिए सबके सामने, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की है सर? 370 की स्टेटहुड की आपने रिजेक्ट की है, रिजर्वेशन की आपने रिजेक्ट की है। देखिए ना, मैं आपको बताऊंगा, जहां तक स्पेशल पोजीशन का ताल्लुक है, इसी हाउस ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया पहले ही दिन जब इसकी सीटिंग यहाँ पर हो गई। आप उस पर रूल में बताया गया है कि जिस चीज को आपने पहले ही डिस्कस किया हो या जिसके बारे में हाउस ने पहले ही फैसला लिया हो, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए मैंने उसको नहीं लाया। और क्या था दूसरा? स्टेटहुड तो इस सरकार को तो नहीं देना है ना। सवाल यह है कि स्टेटहुड अगर आप लाएंगे, फिर हाउस फैसला करेगा स्टेटहुड दे दो, हाउस को तो नहीं देना ना। आपको यहाँ पर गवर्नर मोशन में इसमें ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है, उन चीजों को अब लाइए जिसका जवाब यहाँ की सरकार दे सकती है या जिसके बारे में यहाँ की सरकार फैसला ले सकती है। इस सिलसिले में चूंकि हम फैसला नहीं ले सकते, We don't pass laws in governor address. It's an intention. ये सरकार क्या करेगी? लाज नहीं है, लाज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं लाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सरकार को ना नहीं, मैं लाज की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार को फैसला करना है ना, मगर ये सरकार को फैसला नहीं कर सकती। That is my understanding of the rules. अगर आपको बेहतर है इस नॉलेज रूल्स के बारे में, you convince me, I can revise my ruling, but this is my but जनाबी शौकत अहमद गनाई साहब बहस का आगाज करें। शुक्रिया स्पीकर सर, शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं अपनी तरफ से जो नए ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, चुनकर दिव्या जी और अपने मुंतज़िर सैयद दिव्यानी जी और आगा मुंतज़िर साहब, तो पहले सबसे पहले इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसके बाद अपने एक साथी को मैं उसको भी याद करना चाहूँगा आज के इस मौके पर, मेराज मलिक साहब, और जो इस वक्त जो भी 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उसको वोट दिया है यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपके ज़रिए से, इस हाउस के ज़रिए से मेरी सरकार से जो होम मिनिस्ट्री है उनसे गुजारिश रहेगी कि उनके जो केस है उस पर नज़रसानी करके उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। सर स्पीकर सर, मैं मोअज़्ज़ज़ LG के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हम 2026 इस बजट सेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यह हमारा दूसरा बजट सेशन है, लेकिन गवर्नर एड्रेस तीसरा है। और तो हम सिर्फ पॉलिसियों पर यहाँ पे बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जमहूरियत के इस ऐवान में अवाम की आवाज़ को वापस ला रहे हैं और इस अवाम की आवाज़ को हम गवाह बन रहे हैं। स्पीकर सर, LG साहब ने इस मुंतखब हुकूमत को एक संग मेल करार दिया है, जो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। लेकिन हमें इस बात को भी वाज़ह करना चाहिए कि ये संगमेल तभी पॉसिबल हुआ, तभी मुमकिन हुआ जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिम्मत और साबित कदमी से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमें इस हुकूमत करने का मौका दिया। और हमारी सरकार को इस चीज़ का एहसास है कि जो लोगों के एहसासात हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, हम उन पर खरे उतरेंगे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम इस ऐवान में उनके इश्यूज हैं, जो उनके मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, कई बरसों से जो आवाम और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान एक खलीज था, इस खलीज को इस हुकूमत के बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उस खलीज को ख़त्म किया है
और लोगों की आवाज। अब हम सिर्फ यहाँ सरकारी अहकाम जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के मैंडेट के ताबिया जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया है। स्पीकर सर, बरसों तक इक़्तिदार के ऐवान के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद थे, लेकिन इस हुकूमत के बनते ही वो दरवाजे खुल गए और जिसकी अक्कासी गवर्नर एड्रेस में खुद ही हमको देखने को मिली कि ये इसीलिए मुमकिन हुआ जब हमारे ऑनरेबल एमएलएस और वज़रा गली कोचों में जाकर आम लोगों की बात सुनते हैं और उस बात को सुनकर, उनकी मुश्किलात को सुनकर इस हुकूमती निज़ाम का वो हिस्सा बनाते हैं। और वही ये सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि अवामी इंतजामिया के दरमियान एक मजबूत पुल है। और हमें हमारी हुकूमत को इस बात का बखूबी एहसास है कि हमें लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह रहमान हम करते हैं और करते भी रहेंगे। जनाब स्पीकर सर, मुश्किल हालात के बावजूद हमारी सरकार ने अवाम की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की है। हमें 14 महीने हो गए और 14 महीनों में अगर हम देखेंगे जनाब, मुश्किल हालात के बावजूद भी, चाहे हमारे मैनिफेस्टो की बात करें या हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो यहाँ पे बैठे उनकी कारकर्दगी की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की है जिससे आम लोगों को फायदा हो। सर, हम जानते हैं कि मुश्किल हालात है और जिसकी सदारत आज इस हुकूमत की सदारत जो उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इनके लिए, इनके खानदान के लिए आज पहली बार नहीं है। सर, हम इस चीज को नहीं पूछ सकते कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 1975 में जब वो जेल से बाहर निकले और हुकूमत बनाई तो बड़े ख्वाब देखने वालों ने एतमाद करके उस हुकूमत को गिराया, लेकिन 77 के इलेक्शन में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आवाम के पास जाकर एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया और आज उस मैंडेट जो फिर उस कारनामे जो हमारे बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कारनामे हैं, आज भी चाहे इस साइड के लोग बैठे हो या इस साइड के लोग बैठे हो, शेर कश्मीर के कारनामों की जिक्र जरूर होती है। चाहे हम लैंड टेलर्स की बात करें, एक अच्छा तालीमी निजाम की बात करें, और उसके बाद सर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार जब 89 में हालात खराब हुए, 89 हालात खराब होने के बाद 96 में जब सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली और इसी तरह से जिस तरह आज इस रियासत का तहस नहस किया गया, इसी तरह उस वक्त हालात की वजह से कहीं पुल नहीं था, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उस वक्त भी उन मुश्किल हालात को देखकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मैदान में आए और मैदान में आकर लोगों के मुश्किलातों का अजाला करने के लिए इलेक्शन लड़े और जो उन्होंने काम किए, आप भी उस सरकार का हिस्सा थे और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने पुल, जितने स्कूल बिल्डिंग्स, जितने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में हुआ शायद ही कभी हुआ। और इसी तरह से आज जब 2009 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार की, जब ये चीफ मिनिस्टर थे और इसने बहुत सारे ऐसे कवानीन जो लोगों के हक में थे, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अगर हम बात करें, इसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें, वो उमर अब्दुल्ला साहब के लोगों, आम लोगों के लिए एक देन थी। लेकिन सर 2014 के इलेक्शन के बाद जब दूसरी जमातों ने हुकूमत की, जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए, उन वादों को उन्होंने बलाई तक रखकर इस अवामी, इस जम्मू कश्मीर की रियासत का जो आज हम स्टेटहुड के हवाले से बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। और सर इसीलिए मैंने कहा कि ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। इनके दादाजी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किल हालात से निकाला, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किल दौर से निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि इसी तरह से
हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ताकत बख्शे और जो आज मुश्किल दौर है उस दौर से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बाहर निकालेंगे। और सर हमारी सरकार ने, अगर हम सरकार की बात करें सर, हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया है, एक तारीखी काम किया है कि जो तालीमी सेशन का पुराना निजाम जो नवंबर दिसंबर सेशन था उसको रिवर्स करके जो लाखों लोगों, जो तलबा, जो पेरेंट्स, जो आम लोग, जो असातिज़ा ज़हनी परेशानी में मुब्तला थे, उस ज़हनी परेशानी से निकालने के लिए जो ऑनरेबल हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ने जो उन्होंने वो डिसीजन रिवर्स किया, ये एक तवारीखी वाक़ा है कि उन्होंने उस जम्मू कश्मीर के नौजवान की जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया और इससे उसका टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ। और इसी तरह से ये हम कमरों में, हमारी सरकार कमरों में बैठकर फैसला नहीं लेती है, क्योंकि जोग्राफिया और मौसमी हालात को मद्देनजर रखकर हमारी सरकार ने उस एकेडमिक सेशन को रिवर्स करके ये डिसीजन जो है वो लिया है। और इसी तरह से तालीमी सेशन महदूद एक इंतजामी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये हमारे तालीमी निज़ाम के वकार और खुद मुख्तारी की बहाली की तरफ एक बड़ा कदम है। जनाब स्पीकर साहब, जहां तक नौजवानों के मुस्तकबिल और रोजगार का ताल्लुक है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नौजवानों के बारे में सोचा है, मुझे याद है मैं MLC था और मुझे लगता है कि 80,000 से ज्यादा जो है उस वक्त पोस्ट हमने निकाले और लोग नौजवानों को नौकरियां दी। और जनाब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने स्टेप दिया है बेरोजगार नौजवानों को शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम के तहत। और एक जमात वो भी थी जो आज नौजवान के हमदर्द बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको ये याद कराना चाहता हूँ, आप ही लोगों की पॉलिसी की वजह से आज जो आम जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम है, हमने देखा है कि उनको किसी न किसी बहाने से नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं और टर्मिनेट करके उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो सफर कर रहे हैं। लेकिन उस एग्जाम्पल को अगर सेट करने वाली कोई जमात है वो हमारे इस साइड बैठे हैं आज, और आज वो उस चीज का आज वो नौजवानों के हमदर्द बने हुए हैं। लेकिन सर एक मुख्तसर वक्त में जहां हम, अगर हम 2002 से लेकर 2002 में भी लोगों मुलाजिम को टर्मिनेट किया गया, 2015 में भी लोगों को मुलाजिमों को टर्मिनेट किया गया, और उसके बाद 2016 में जब बुरहान वानी का एपिसोड हुआ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भी 16 लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया है। लेकिन जहां वो बर्खास्त करने पर तुले हुए हैं, वहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिसकी जो हुकूमत में आज जिसकी सदारत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आज कम उर्से में हमने 7,650 असामियां पूरी की है और हम नौजवान को ये यकीन दिलाते हैं। और जो बाकी जो है 33,800 असामियां जो है वो अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह रहमान खुशी महीनों में वो भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और इस तरह से 33 और 7 30,000 लोगों नौजवानों को जो नौकरियां मिल रही है। और इसी तरह सर ये सिर्फ नौकरियों का मसला नहीं है, रोजगार का मसला नहीं है, और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने जो हमारी नौकरियों का नौकरियां देना नहीं बल्कि अपने नौजवान के टूटे हुए एतमाद को वापस बहाल करना, यही हमारा एक बड़ा मिशन था। और इस एतमाद को अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी हद तक बहाल करने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर साहब, हम सारे जानते हैं यहाँ कि सयाहत मुतासिर हुई। लास्ट ईयर हमने बैसरन का वाक़ा देखा और जो पहलगाम अटैक हुआ उससे हमारे सयाहत शोबे पर काफी असर पड़ा है। लेकिन जनाब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब टूरिज्म मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कोशिशों की वजह से हमें ये फख्र महसूस हो रहा है कि आज भी हम ये फिगर्स जो है 2 करोड़ के करीब जो है कि यहाँ पे 2 करोड़ के करीब जो है सयाहत जो है जिन्होंने विजिट किया जम्मू कश्मीर का। और इसलिए
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश और हालात के बावजूद कोशिश की है कि टूरिज्म को फिर बहाल करने के लिए। और सर इतना ही नहीं है, पहली बार हम देख रहे हैं कि 2025 में जो सर बागी गुलारी दाऊद खोला गया है, जिसमें गुले दाऊद जिसमें फूलों की 50 से ज्यादा अक्कासी मौजूद है। और इस तरह से सर कोशिश की जा रही है कि हमारे टूरिज्म सेक्टर को भी और मजबूत किया जाए। सर इतना ही नहीं, सयाहत की सनत का दर्जा दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और इससे निजी सरमायाकारी और बड़े होटलों के कयाम को फरोग मिलेगा। जनाब स्पीकर सर, किसी की कौम की तरक्की का रास्ता इसकी सड़कों और रातों से होकर गुजरता है। एलजी साहब की खुतबे में जो रोड्स और टनल्स का जिक्र किया गया है, इससे पता चलता है कि सरकार और मैं इसके जो इंचार्ज मिनिस्टर है जनाब सुरेंद्र चौधरी जी, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम फख्र से कह रहे हैं कि बहुत सारे टनल्स का अभी कहेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर कुछ खामियां रहेंगे तो स्टेट को ये कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन सर अगर हम जोजला टनल की बात करें, ये इंजीनियरिंग का शाहकार ही नहीं है, बल्कि ये लद्दाख और कश्मीर के दरमियान हर मौसम के रास्ते की जमानत है। हमारी हुकूमत इस प्रोजेक्ट की रफ्तार की निगरानी कर रहे हैं ताकि सदियों का ये ख्वाब जल्द हकीकत में बन सके। जनाब स्पीकर साहब, इसके साथ साथ ही जिस जिले से मैं ताल्लुक रखता हूँ शोपियान से, शोपियान नारबल सुरनकोट रोड जिसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की। और फ्लाईओवर्स की बात करें सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है। अगर हम अपने मैनिफेस्टो की बात करें सर, फ्री राशन जो हमने वादा किया था वो भी हमने पूरा किया है। 10 किलो राशन जो है भाई कार्ड से शुरू हुआ है और वो भी हमने किया। इसी तरह सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा जो सोशल वेलफेयर से ओल्ड एज और फिजिकल चैलेंजेस के लिए उन्होंने को हमने बढ़ाया 1000 से 15,000 कर दिया, वो भी हमने फुलफिल किया वो भी। और इसी तरह से स्टैंप ड्यूटी जो 1500 और इसी तरह से स्टैंप ड्यूटी जो जिसको हमने एग्जेम्प्ट किया है, जिसको फ्री किया है, वो भी सर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह से सर पहले जो अभी सजाद साहब बात कर रहे थे, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन इसी असेंबली में पास हुआ, बड़ी बहुमत के साथ पास हुआ। और सर इसके साथ ही जो 370 की हमने बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कोई अपनी आइडिया पोलिटिकल आइडियालजी को नहीं भूल सकता है। जो हमारी पोलिटिकल आइडियालजी है हमने उसको हमेशा पहले प्रायोरिटी पे रखा है और इंशाल्लाह रहमान हम अपनी जो वादे किए हैं 370 के हवाले से, स्टेटहुड के हवाले से हम वो पूरा करेंगे। और इसी तरह से जो मेरे असिस्टेंस में हमने अनाउंस किया है 50,000 से लेकर 75,000 तक हमने बढ़ा दिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी उस रुकावट को भी हमने दूर किया। जो उसमें क्वालिफिकेशन बार था उस क्वालिफिकेशन बार को भी हमारी सरकार ने खत्म किया। और सर इसी तरह से जहां आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिश रही और जब हमने सुना, हमने पढ़ा भी, जब पूरे 1947 में जब पूरे मुल्क में आग थी तब जम्मू कश्मीर से एक आवाज उठी और वो आवाज थी हिंदू मुस्लिम सिख तार। और जहां पे सबसे ज्यादा जो लोग रहते थे खून खराबा नहीं हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बानी जनाब शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उसको लीड किया है। और इसी तरह से आज सर जब हम दरबार करके अपना एक एजेंडा जो हमारा मैनिफेस्टो में था जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, आज फिर एक बार हमने लोगों को जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने की कोशिश की, तार बांटने की कोशिश की, लेकिन
आज भी कुछ हमारे साथी जो यहाँ पे बैठे हैं वो जम्मू टू श्रीनगर, जम्मू वर्सेस श्रीनगर, श्रीनगर वर्सेस जम्मू करना चाहते हैं और जो एक शेमफुल एक्ट है। और इसी तरह से आज मैं आते ही मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबरान खड़े होकर अपने हाथ में बैनर लेकर जो लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे। सर वो लोग लॉ यूनिवर्सिटी की मांग क्या करेंगे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद होने पर मिठाइयां बांटी और जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद कराया और इस तरह से वो स्टूडेंट्स के हक में नहीं है, वो तालीम के हक में नहीं है, उन्होंने मिठाइयां बांटी है। लेकिन आज और इस तरह से सर ये सिर्फ एक अपने फोटो और अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए ये चीजें कर रही है। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उस वक्त अपोजिशन में थे, जब ये वर्ड एक्सपेंस किया जाए कि गंदी पॉलिटिक्स और इसी तरह से शांति और सर इसी तरह से जब नेशनल कांग्रेस, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त आईआईटी और आईआईएम आए और जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को आईआईएम नहीं मिला और लेकिन हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने गंदी पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन आज जब यूनिवर्सिटी की बात आई, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उसी मुद्दे को पकड़ करके क्या लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए या कश्मीर में। और सर इतना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत बार जो यहाँ पे सियासत की गई है 1987 का जो रेफरेंस दिया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जो रिगिंग किया और उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर के हालात बने 89 में। आप सुनो ना यार, आप अपने बारे में बोलो ना। और सर मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ 87 के हालात के अगर उस इलेक्शन के बाद हालात खराब होते तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों को जो इसका हमेशा हवाला देते हैं कि इसकी वजह से हालात खराब हुए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 1953 में अरेस्ट हुए और वो जेल में थे और 72 में मकबूल भट्ट को गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तार क्यों हुए? उस वक्त क्या इलेक्शन हुआ था, उस वक्त क्या रिगिंग हुई थी। और 73 में जब हाशिम कुरैशी ने जहाज अगवा किया था, क्या उस वक्त इलेक्शन हुआ था? क्या उस वक्त चोरी हुई थी? क्या उस वक्त रिगिंग हुई थी? और जब अलखुदा फोर्स बना हौसला कुरैशी की वजह से, और क्या उस वक्त हालात खराब थे? क्या उस वक्त इलेक्शन हुआ था? क्या उस वक्त 87 हुआ था? नहीं। और जब यासीन मलिक ताला पार्टी के चीफ बने, जब उनको पहली एफआईआर लगी, क्या उस वक्त 87 हुआ था? नहीं हुआ था। और इसी तरह शबीर शाह जब पहले बार अरेस्ट हुए, क्या उस वक्त इलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। क्या जब हौसला कुरैशी और अमरुल्लाह खान जिन्होंने लिबरेशन फ्रंट बनाया, क्या उस वक्त इलेक्शन 87 इलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। और इसी तरह सर जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच था 83 में, उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था? और हमें ये समझना चाहिए उस वक्त कोई रिगिंग नहीं हुई थी, बल्कि जो कोर इशू था उसकी वजह से वो हालात बने। और अगर वो जो इल्जाम देने वाले हैं और जो वो इल्जाम देने वाले हैं, अगर ये वो समझते हैं कि इल्जाम
और उस वक्त जो हमारे इस साइड में बैठे लोग, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद राजीव गांधी साहब की हुकूमत में टूरिज्म मिनिस्टर थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे। और इसलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि 87 इसलिए हुआ कि रिगिंग हुई थी और फिर उनको ये चीजें याद रखनी चाहिए कि इससे पहले क्या हुआ था। और सर ये सियासत जो है इससे कभी कभी हंसी आती। जब सर हम सरकार में होते तो हमारा चेहरा कुछ अलग होता है, जब सरकार से बाहर हो जाते और तब हमें कुछ और याद आता है। सर मैं MLC था और जब PDP और BJP की सरकार थी, आज हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि नौजवानों को जेल से रिहा करो। जब हम सुन रहे हैं कि केसर वली के साथ इंसाफ करो, और इंसाफ करने वाला कौन, उसको गवाह कौन, उसको फांसी देने के लिए गवाह कौन, वही जमात जो आज फाइल लेकर केसर वली के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और जब हमने 2016 में सर PA से कुछ लोगों को रिहा करने की मांग की और उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आज वो फाइल लेकर नए कश्मीरी नौजवानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनको छोड़ो क्योंकि आज कुर्सी से बाहर है। और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हमेशा, चाहे हम उस साइड बैठे चाहे इस साइड बैठे, हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात की है और इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही बात करते रहेंगे। सर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने दिन रात करके मेहनत की है और इस मुझे लगता है कि अगर हम जल शक्ति की बात करें, कोई अफसर कहीं नहीं था और पोस्ट वैकेंट थे, लेकिन हमारे जल शक्ति मिनिस्टर साहब ने SCs बनाए, चीफ इंजीनियर बनाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाए, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह सर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और यहाँ हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने देखा कि पहली बार जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ 17 साल 12 साल कोई हेडमास्टर नहीं था, लेकिन हुकूमत बनते ही जो हेडमास्टर्स के पोस्ट थे हमने उनको फिल किया। और इसी तरह से जो आने वाले वक्त होगा, हमने जो प्रॉमिसेस हमने किए हैं, इंशाल्लाह रहमान हम उन प्रॉमिसेस को भी पूरा करेंगे। लेकिन सर इसके साथ साथ मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ सर, बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगता है कि हमें उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो नंबरदार चौकीदार हैं, उनका जो वजीफा है वो बहुत ही कम है और इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि उसको भी बढ़ाया जाए। और इसी तरह से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और इस हाउस से मेरी गुजारिश रहेगी, जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में पड़े हुए हैं, और मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि होम मिनिस्टर साहब से अगर किसी को कोई गलती हुई है, मानते हैं गलती है, लेकिन उसके लिए उसको सजा भी, उसने 1 साल 2 साल जेल में काटे, और मेरी गुजारिश रहेगी कि उनको बाहर के जेलों से वापस लाया जाए और यहाँ पर अगर ट्रायल किया जाए तो ताकि उनकी फैमिली जो है वो उनको देखे और उनको मिल सके। और इसी तरह से अगर माफी मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि बड़ापन होगा। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त आपको दिल से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस ऐवान के जरिए मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम आए दिन हालात देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के चाहे ताजिर हो चाहे स्टूडेंट हो, बाहर जाकर उसको पीटा जाता है, दूसरी नजर से देखते हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी जो जिस स्टेट में वो जाएंगे उनका जो सेफ्टी है, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। और मेरी गुजारिश रहेगी कि इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली तैयार किया जाए कि कश्मीर को किसी भी स्टेट में हरासा नहीं किया जाए। और इसी तरह सर मैं शोपियान के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम शोपियान से ताल्लुक रखते हैं, एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमें मैकेनिकल डिवीजन नहीं है और इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि हमें एक मैकेनिकल डिवीजन भी और मेरी मैकेनिकल डिवीजन भी हमें दिया जाए। और इसी तरह से जो आने वाले बजट में हम ये गुजारिश करेंगे कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको भी लागू किया जाए। इसी तरह से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है बागवान के लिए उसको भी लागू किया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ सर
मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो हम तरक्की का रोड मैप पेश करते हैं, एलजी मौसूफ का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये बात वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि तरक्की का आगाज सड़कों या बड़े बड़े इमारतों से नहीं होता है, बल्कि सबसे पहली चीज जो है वो है बरकत और जो है इज्जत नफ्स, और इसके लिए रियासत की बहाली और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो बहुत जरूरी है। और ये हम कोई इसमें ये इल्तिजा या गुजारिश नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और इस हक को हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए, क्योंकि स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसके साथ ही, और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये वादा भी किया है, बार बार इसका बात को दोहराया है, और 14 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक हमें स्टेटहुड और जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए। और हम उम्मीद करते हैं इस हाउस के जरिए से हम सब साथियों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने अपने तरीके से इसके लिए काम करें, और ताकि हमारा जो स्टेटहुड है वो बहाल हो जाए और हम इज्जत और वक़ार की जिंदगी जो है वो गुजारे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज हम यहाँ पे कल एलजी साहब का जो भाषण हुआ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल जो सर एलजी साहब का जो भाषण हुआ, मुझे वो इस साल के मुकाबले पिछले साल का अच्छा लगा, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने उम्मीद की किरण जगाई, हम लोगों को एक विश्वास दिलाया कि हमें स्टेटहुड मिल सकती है। लेकिन मैं पूरे इस भाषण में जो आधा ही मुझे समझ आया, आधा मेरे सिर के ऊपर से ही चला गया, लेकिन जो आधा मैंने सुना उस आधे में भी मुझे स्टेटहुड वर्ड का कोई सुनाई नहीं दिया कि स्टेटहुड नाम की कोई चीज भी है। मुझे लगता है जहाँ तो एलजी साहब भूल गए हैं, तो जहाँ तो उनको याद दिलाने की जरूरत है कि आपने एक वादा किया था और आश्वासन दिया था, आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेटहुड की चर्चा नहीं हुई। और दूसरा सर, लास्ट ईयर जब हमारे एलजी साहब आते हैं तो हम सारे हाथ जोड़ के उनके स्वागत में खड़े होते हैं, चाहे उस पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के हों। लेकिन लास्ट ईयर वो क्या थोड़ी सी उन्होंने स्माइल उस तरफ दी थी और उस तरफ मुझसे उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन इस तरफ तो इस बार उन्होंने उस तरफ भी नहीं देखा। मुझे लगा कुछ मसला खराब चल रहा है। सर, हम सभी यहाँ पे चुन के आए हैं, लोगों ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम उनकी नुमाइंदगी कर सकें। जो इतने सालों से लोगों को नहीं मिला वो आवाज हम इस असेंबली में उठा सके, ताकि जितने भी मंत्री और हमारे सीएम साहब हैं उसके ऊपर बात करें। सरकारें चाहे यूटी की हो चाहे स्टेट की, हर एक का मकसद यही रहता है कि हम लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, और इस फैसले से, इस उम्मीद से सभी लोग हमारी तरफ एक आंखें मूंद के खड़े रहते हैं कि आज क्या आवाज निकलेगी और क्या होगा। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब हाउस लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाता है। मैं अपने बनी की बात करना चाहूंगा। पिछले साल मैंने इस बनी की बात यहाँ पे की थी, वो बनी जो आज तक हमेशा इग्नोर किया गया, वो बनी जिसकी तरफ आज तक किसी ने नजर नहीं दी, उस बनी की मैंने पिछले साल बात की थी। चाहे हर सेक्टर को लेके, चाहे स्कूल था, चाहे हॉस्पिटल था, रोड थे, हर एक चीज को लेके हमने यहाँ पे बात की, और इस उम्मीद से हमारे लोगों का एक डिसीजन था कि हम समर्थन सरकार को दें, और सरकार से हुई उम्मीद थी कि बनी की डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ वो अपना योगदान दें। और आज मैं यहाँ पे इस हाउस में खड़ा होके ये बोलना चाहूंगा, हमारा जो फैसला था सरकार को समर्थन देने का वो बिल्कुल सही था। मैं अपने काफिले का और लोगों के फैसलों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक फैसला लेके मुझे सरकार के साथ मिलकर चलने का दायरा सौंपा। पहले मैं बात करना चाहूंगा सर, पिछले साल मैंने यहाँ खड़े होकर यहाँ बात की थी। एक स्कूल था हमारा लोहाई का, काफी चर्चाओं में रहा, इतनी चर्चाओं में रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास की वो बात पहुंची, और उसकी आवाज उठाई थी मन की बात में कि उस स्कूल को हम बनाया जाएगा, लेकिन वो स्कूल नहीं बना। वही स्कूल की चर्चा हमने इस हाउस में भी उठाई कि जनाब हमारा स्कूल आज भी वो नहीं बना है। प्रधानमंत्री साहब ने उसका आश्वासन दिया था मन की बात में कि उस स्कूल को बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया वो मन की बात। उसके बाद मैंने अपनी मन की बात इस हाउस में की कि जनाब वो स्कूल नहीं बना है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी मैडम स्कीम एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम साहब का। 1 करोड़ 3 लाख रुपया रिलीज किया गया, उसकी बिल्डिंग तैयार हुई है, और थोड़ी देर के अंदर हम उस स्कूल का इनॉग्रेशन भी करेंगे। मैं पूरी बड़ी लोहाई मलार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस सरकार का, जिन्होंने फंड्स रिलीज करवा के उस स्कूल को बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ
सर मैंने पिछले साल एक बात की थी, यहाँ पे हमारे वहाँ पे कॉलेज है जिसको मैंने लंगड़ा लूला कॉलेज बोला था, हैंडीकैप कॉलेज बोला था। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ आज तक 8 स्ट्रीम ही पढ़ाई जाती है, मेडिकल नॉन मेडिकल। पढ़ने के लिए बच्चों को कठुआ और जम्मू आना पड़ता था। उन बच्चों को कभी आज तक मेडिकल और नॉन मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिली। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सरकार का कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम ही नहीं दी। वहां पे गर्ल हॉस्टल के लिए 3.5 करोड़ रुपया रिलीज करवाया और डिग्री कॉलेज के लिए एक बस की सैंक्शन की। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ आज तक की बनी की हिस्ट्री में, पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बनी के लिए इतना पैसा स्कूलों के लिए कभी सैंक्शन नहीं हुआ। 47 करोड़ हमारे बनी के लिए रिलीज हुआ है, जिसमें स्कूलों की अपग्रेडेशन की जाएगी। इसमें सर मैं मोटा बताना चाहूंगा, ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहूंगा कि हमारे डुगैनी स्कूल है, वहां पे 98 लाख रुपया रिलीज हुआ है। नाफनी स्कूल के लिए 2.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। भुजोई रोड स्कूल के लिए 47, धमान के लिए 44, रोलका के लिए 62, टप्पर के लिए 41 और ऐसे ही मल्हार के लिए 65 लाख रिलीज हुआ है। मैं इसके लिए सरकार का और मैडम श्री नायडू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ एक हाईटेक एम्बुलेंस जो है हमारे बनी को मिली है, जो आज तक हम महरूम थे, उसके लिए मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 3.5 करोड़ की एक नई बिल्डिंग के लिए पैसा रिलीज हुआ है, मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये सरकार सर एक बहुत हालात से गुजरी है और यूपी में बनी है। इस सरकार को चलाने के लिए उतने फंड और उतनी फैसिलिटीज नहीं है जो पिछली सरकारों में हुआ करते थे। इस दौर में जहाँ पे कुदरत की मार रही, आपदा, बाढ़, बारिश की वजह से इस सरकार को निकलना पड़ा। काफी चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए भी जितना इस सरकार ने किया है, मुझे लगता है काबिल तारीफ और इतना करना नामुमकिन है। रोड की जहाँ तक बात करें, मेरे बनी के सभी रोड डिस्ट्रॉय हो गए। इस बारिश में एक ऐसा रोड नहीं था जो स्टैंड कर रहा था, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी बस्ती नहीं थी जहाँ पे कोई रोड हमें देखने को भी मिलता था। मैं अपने डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने 65 करोड़ रुपया रिलीज किया है परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आया है और ब्रिजेस के लिए आया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे साथ वाले बोल रहे हैं लेकिन इनका जवाब मैं बाद में देना चाहूंगा। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे जुनाना ब्रिज था, मैंने बोल दिया, हमारे वहाँ पे ब्रिज था जो बारिश में डैमेज हो गया। बारिश से हाल ही 2 महीने पहले मैंने उसकी बात की थी और बड़े मैं यकीन के साथ और बड़े दिल से मैं बोलना चाहूंगा कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारे डिप्टी सीएम साहब ने 4.5 करोड़ रुपया स्कूल के लिए रिलीज किया है। इसके साथ साथ सर ये तो हमारी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो तो चलो दिल्ली में बैठे हैं, उनको जम्मू कश्मीर का इतना पता नहीं चलता, जो यहाँ से ही जाता है वही। जनाब आपको सब पता है, हमें नहीं पता, आपको ही सब पता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे आईजी साहब थे, उन्होंने भी जोश में एक बार बात कर दी। हमारे वहाँ एक ब्रिज था, यहाँ पे बच्चे बह गए थे, उन्होंने भी बोला था कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा, लेकिन जोश में कभी कभी होश खो बैठते हैं, होता नहीं, तो हुआ नहीं सर, वो ब्रिज भी नहीं बना। वही आवाज मैंने यहाँ पे भी उठाई कि जनाब हमारा ब्रिज नहीं बना है, बच्चे बह गए, ब्रिज की बहुत जरूरत है सर। 5 करोड़ के लिए ब्रिज हुआ है जनाब, 5 करोड़ क्या है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि 5 करोड़ रुपया डिप्टी सीएम साहब ने उस ब्रिज के लिए रिलीज किया है, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ सर 1.5 करोड़ का एक ब्रिज और हमारे बनी के लिए रिलीज हुआ, जो पिछले कई सालों से लोगों की डिमांड थी, बजेटी ब्रिज, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे जो रोड थे जो तकरीबन खत्म हो चुके थे, जिसमें से हमारा बड़ी ढक्कर का रोड था 3 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। इसके साथ साथ भंडार रोड के लिए 2.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, कोटी चंडियार के लिए 1.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, ये सारे गोटू फ्लॉल के लिए 1.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, नजोद रोड के लिए 3, ऐसे सर एक बहुत लंबी लिस्ट है, 47 करोड़ की एक लिस्ट है जो हमारे इस टाइम में ब्रिजेस और रोड के रिस्टोरेशन के लिए डिप्टी सीएम साहब की तरफ से रिलीज किया गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे
जब से यूपी बनी है तब से नशा बहुत बढ़ा है, ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गया, घर घर हर कोई तीसरा बच्चा जो है ड्रग्स से इफेक्टेड है। चिट्टे की मार से हम लोग जूझ रहे हैं। हम सभी जानते हैं, चाहे जिस भी पार्टी में रहे हैं, अपनी पार्टियों पे पर्दे डालने की कोशिश करें, लेकिन आज से 10 साल पहले ये हालात नहीं थे। इतना चिट्टा और इतना नशा हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं था। ये इस 10 साल के बीच में ही हुआ है। इस 10 साल के बीच में हमारे जम्मू कश्मीर में जितना नशा आया और जितने बच्चे नशे से प्रभावित हुए हैं, इसने 10 साल पहले नहीं थे। और इसकी वजह सबसे बेरोजगारी और बच्चों को खेलने के लिए कोई ना कोई स्कोप नहीं। मैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे बड़ी को उन्होंने 3 वॉलीबॉल कोर्ट और 2 मिनी स्टेडियम दिए हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2 SRTC बसेस हमें दी हैं, लेकिन मैं डिमांड करूंगा अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के साथ साथ कि वहाँ पे हमारे इंडोर स्टेडियम और हमारे वहाँ पे कुश्ती का बड़ा शौक रहता है बच्चों को, तो एक रेसलिंग के लिए एक अखाड़ा जो है वो वहाँ पे किया जाए। इसके साथ साथ सर बड़ी टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, उसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। जब बर्फबारी कश्मीर में हुई है, वहाँ बर्फबारी हमारे बनी में भी 5-6 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। मैंने लास्ट ईयर असेंबली में ये बात उठाई थी कि हिमाचल की बर्फ बिकती है, श्रीनगर की बिकती है, लेकिन मेरी बनी की नहीं बिकी। लेकिन सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस बार बनी की बर्फ भी बिकी है। पहली बार हिस्ट्री में बनी में विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल किया जा रहा है। यहाँ पे सीएम साहब की तरफ से 25 लाख रुपया उस फेस्टिवल के लिए रिलीज किया गया है। और मैं स्पीकर साहब आपको इस हाउस में बैठे हुए सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि इस 8 तारीख को संडे को बनी में आए, उस स्नो फेस्टिवल का, उस विंटर फेस्टिवल का मजा उठाएं, कि पार्टी से उठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और बनी की खूबसूरती को भी देखें। और इसके साथ साथ आपको जहाज का जी बिल्कुल इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वो सर मैं चाहूंगा कि आप इंतजाम कर दें। आपके बहाने से जहाज में बैठने का मौका भी मिल जाएगा, नहीं तो हमने जहाज कहाँ देखे हैं। और इसके साथ साथ सर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री शर्मा जी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने उनसे एक बार बात की थी, जो पहलगाम और गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, हमारे वहाँ पे भी स्पोर्ट है, वो किए जाए। उसके लिए 1 करोड़ रुपया वहाँ पे फील्ड्स बनाने के लिए, चेंजिंग रूम के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए 1 करोड़ के की तरफ से रिलीज हुआ है। इसके लिए मैं मंत्री साहब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे सर जब मिलिटेंसी में हमारा बनी भी बहुत इफेक्टिव हुआ। वहाँ जितने हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी डैमेज कर दी गई थी, जला दी गई थी। उसमें हमारा एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी था और टूरिज्म रेस्ट हाउस था जो जला दिया गया था। लेकिन सीएम साहब और मंत्री साहब हमारे जावेद राणा जी की कोशिश से वहाँ पे 80 लाख का एक रेस्ट हाउस फॉरेस्ट की तरफ से और एक टूरिज्म की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ सर मैं अपने केंद्र की सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने फर्स्ट फेज में 5 रोड जो है हमारे PMGS में सैंक्शन किए हैं। अब तो खुश हो जाओ, ताली बजा दो। इसके लिए जितना शुक्रिया मैं केंद्र सरकार का करना चाहूँ उतना कम है। 5 रोड हमारे यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और रोड जो है वो PMGS की तरफ से दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सर सियासतें बहुत होती रहती हैं, सियासत पे हम हैं नहीं सियासतदान, हम सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन सर एक चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमारे इस सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, जो दरबार मूव था। इससे पहले एक हवा में बातें की गई कि दरबार मूव से पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इतना पैसा है, बहुत बड़ी अमाउंट बताई गई थी, वो मुझे याद नहीं है कि पैसा वेस्ट हो रहा है। उस पैसे को बचाने की एक कोशिश की गई कि हम उस पैसे को बचाते हैं। जोरोटिया साहब थोड़ा क्वांटी है, 5 मिनट ले लेंगे बड़े करे खाने लेना ना 5 मिनट जो पैसा इन्होंने जो पैसा इन्होंने दरबार मूव से बचाया, वो पैसा किया कहाँ, वो कहाँ लगा? वो जितनी अमाउंट बताई जाती थी मेरे बड़ी में नहीं लगा, किसी के लगा हो तो वो मुझे बता दे कि वो पैसा लगा कहाँ। अगर
ये बड़ी किसी की नहीं बनी, ना आपकी बनी थी ना मेरी बनी, ये जिनकी बनी और झुप्पी वालों की बनी और किसी की नहीं बनी। इसलिए इस बार बनी है, इस बार बनी है बड़ी इस बार बड़ी इस बार बनी और जनाब बनी इस बार बनी, इससे पहले ना किसी की बनी ना कोई बनी का बना, इस बार बनी की भी बनी और बनी की भी बनी। वो पैसा जो था मुझे नहीं पता कि वो गया कहाँ पे, मैं चाहूंगा कि उस पैसे का हिसाब किताब दिया जाए कि वो पैसा बचा के कहाँ लगाया गया। और मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने फिर से दरबार मूव शुरू करवा के जम्मू के रोजगार को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सब स्टेट, हमने एक स्टेट में जन्म लिया, हमने यूपी में नहीं लिया, और मैं चाहूंगा कि मेरी मौत स्टेट में हो, यूपी में ना हो। मेरे आने वाली जनरेशन जो है वो स्टेट में सांस ले पड़े, यूपी में ना। हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जम्मू वाले बोल रहे हैं कश्मीर वाले ले गए, कश्मीर वाले बोल रहे हैं जम्मू वाले, लेकिन पता बाद में लगेगा ना जम्मू वाले ले गए ना कश्मीर वाले ले गए, यूपी वाले ले गए, वो लेके चले जाएंगे, हम हाथ मलते रह जाएंगे। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना है। तो स्टेटहुड की एक लड़ाई है सर, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये स्टेट सर ऐसी नहीं बनी, ये किसी की जागीर नहीं है कि कोई उठ के आएगा, जब मन करेगा तोड़ देगा, जब मन करेगा ले लद्दाख को अलग कर देगा, जब मन करेगा यूटी बना देगा। ये जम्मू कश्मीर सर एक इतिहास है। इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए 40,000 लोगों ने अपनी शहादत दी। इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए जनरल जोरावर सिंह ने अपनी शहादत दी, और उनका अंतिम शरीर भी जम्मू तक नहीं पहुंचा, वो वहीं पे रह गए सर। और आज सर मैं एक और बात करना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों में आने वाली जनरेशन जो होती है 3 तरह की बताई गई है। एक जनरेशन वो होती है जिसको हम सपूत कहते हैं। सपूत वो होते हैं जो दी हुई विरासत को, प्रॉपर्टी को, वो जो खानदान से मिली या कहीं से भी मिली, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज रहे, वो डोगरा रहे, जनरल जोरावर सिंह रहे, जिन्होंने इस विरासत को बढ़ाया, गिलगित बलोचिस्तान ले लद्दाख सबको मिल जोड़ के एक रियासत बनाई, एक गुलदस्ता बनाया। उसके बाद एक पूत होते हैं, पूत, वो उसको बढ़ा नहीं सकते, वो बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बचा के रखते हैं। जैसे आज से पहले जितनी सरकारें रही, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को बचा के रखा, स्टेट बना के रखा, लेकिन एक कपूत होते हैं, विरासत को, प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तो जनाब मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि सपूत नहीं बन सकते, हम तो कपूत भी बनने की कोशिश ना करें। और जनाब उसके बाद जनाब बात इतनी है कि आज एक आवाज उठ रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए। आगे कितने टुकड़े करोगे मुझे ये जानना है। कल को जम्मू स्टेट से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा तो क्या बोलेंगे कि कठुआ जम्मू और उधमपुर को स्टेट बना दिया जाए? तो फिर ये मोहल्ले मोहल्ले को स्टेट बनाते फिरेंगे, जैसे घर घर टोल प्लाजा लगा दिए, घर घर स्टेट खोलते रहेंगे। मैं जनाब आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारी स्टेट है, स्टेट को रिस्टोर करने के लिए हम सबको मिलकर, और सीएम साहब पे मुझे विश्वास है, जिस तरीके से जिस हालात में ये सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने का जनाब मौका सबको मिला था, लेकिन कई 3 साल से ज्यादा नहीं चला पाए। कई 3 साल में हाथ खड़े करके समर्थन उन्होंने भी उनको दिया जिनके साथ उनकी सोच नहीं मिलती थी, विचार नहीं मिलते थे, लेकिन जनाब 3 साल से ज्यादा सरकार उनकी भी नहीं चली। और मैं चाहता हूं कि सीएम साहब जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, मुझे यकीन है आने वाले वक्त में हमें स्टेट भी मिलेगी, हमें खोया हुआ रुतबा भी मिलेगा, हमारे लोगों को जो उम्मीद है इस सरकार से वो पूरी होगी। और ये सरकार 5 साल के लिए बनी है, 1 साल के लिए नहीं बनी है। अगर मैंने 1 साल में अपने बनी में हुए काम गिना सकता हूँ, तो मुझे यकीन है आने वाले 4 साल में इतने काम होंगे, शायद मेरे किए हुए बातों से ज्यादा काम होंगे। और इसके साथ साथ एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का, अपने हेल्थ मिनिस्टर, अपने जावेद राणा साहब, जावेद डार साहब, स्पोर्ट मिनिस्टर, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिस तरीके से बनी की तरक्की के लिए उन्होंने अहम रोल अपनाया है,
और जनाब एक और चीज जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि बनी के लिए आज तक बनी के नाम के पोस्टर आज तक कठुआ में नहीं लगे, कभी नहीं देखे मैंने कि बनी के नाम के कोई पोस्टर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी लगे हो, लेकिन आज जनाब जीवन में लगे हैं और डोगरा चौक में लगे हैं। आज बनी के पोस्टर और टूरिज्म की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से हमारे पोस्टर जम्मू में लग रहे हैं। बनी को एक पहचान दी जा रही है और मैं क्यों शुक्रिया अदा ना करूं ऐसे सीएम साहब का कि वो मुस्लिम है या एनसी पार्टी से है, तो अगर मैं इस बात से उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो इससे बड़ी लानत की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब की सरकार का और मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता के उमर साहब के साथ जोड़ा है और तरक्की की राह पे हम चल रहे हैं। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में बैठे हुए मेरे भाइयों का, बीजेपी वालों का। ये टाइम टू टाइम मुझे प्रवोक करते रहते हैं और मुझे उत्साह मिलता है, मजा आता है। और सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई बौखलाहट होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। उनकी बौखलाहट देख के मुझे खुशी होती है कि बनी की, और लगता है कि बनी की तरक्की से इनको क्या जलन है, शायद जहाँ को बुरा लग रहा है कि बनी की तरक्की क्यों हो रही है। जनाब बनी भी जम्मू का ही एक हिस्सा है। जिस जम्मू की आप बात करते हो जम्मू में बनी भी आता है। अगर आज बनी की तरक्की हो रही है तो आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी तालियां बजानी चाहिए, चाहे झूठे मन से बजाओ लेकिन बना